वेलकम बैक टू वंडरफुल चैनल फिजिक्स में प्रदीप, आपका मेंटर टीचर। क्लास 10th आईसीएसई के फिजिक्स के एग्जाम्स ऑलमोस्ट नजदीक हैं और यहां पर मैं आपके लिए लेके आ गया हूं डायग्राम बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आने के चांसेस हैं। बेसिकली एग्जाम्स में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह तो आपने किया ही होगा, लेकिन डायग्राम से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे और दूसरे अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करेंगे वीडियो, और उनको भी बताएंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो आपको पढ़ना जरूरी है यहाँ। चलो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन तो क्या दे रखा है क्वेश्चन में देख लो। सबसे पहला क्वेश्चन है अ व्हील ऑफ डायमीटर 2 मीटर इज शोन इन फिगर 1.27। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। विद एक्सेलेरेटर अ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन इज अप्लाइड एट बी, ओके, इन द डायरेक्शन। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स। देखो जो मोमेंट ऑफ फोर्स का आपको फॉर्मूला पता है, मोमेंट ऑफ फोर्स जिसे हम टॉर्क भी कहते हैं, वी कॉल इट टॉर्क। टॉर्क का क्या फॉर्मूला होता है? टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर? तो अगर फोर्स यहां पे लग रहा है, फोर्स यहां पे लग रहा है 2 न्यूटन का, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पहले क्या बोला गया है? द सेंटर ओ से आपको कैलकुलेट करना है। आपको पहले सेंटर ओ से ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। एंड व्हाट इज द डायमीटर हियर? ओके, डायमीटर इज 2 मीटर। डायमीटर इज 2 मीटर, सो रेडियस कितना हो जाएगा? 1 मीटर। तो अगर आपको फर्स्ट का आंसर निकालना हो अबाउट सेंटर, तो आप क्या करोगे? तो आपका टॉर्क हो जाएगा फोर्स दैट इज 2 न्यूटन into 1 that is 2 न्यूटन मीटर। क्लियर है? सेकंड का आंसर देख लो। अगर आपको इस पोजीशन से निकालना हो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये होगा, दिस विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? डायमीटर के बराबर। तो आपका मोमेंट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा? 2 into 2 दैट इज 4 न्यूटन मीटर। आई होप इट इज क्लियर। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस को देखते जाना कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस होंगे, थोड़ा आपको दिमाग लगाना होगा, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। एक ब्लॉक है जिसे ऊपर हम वेज पर खींच रहे हैं इंक्लाइंड सरफेस पे। चलो क्वेश्चन क्या पूछा गया है देख लेते हैं। व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स इफ मूविंग द ब्लॉक ए 5 मीटर अलोंग द स्लोप। मतलब आप इसे 5 मीटर लेकर जाएंगे ऊपर में, पूरे 5 मीटर लेकर जाएंगे, तो ये तुम्हारा 5 मीटर हो गया है ना। अगर आप 5 मीटर तक खींच कर लेके जाते हैं तो वर्क डन क्या होगा? तो आपको पता है वर्क डन क्या होता है। चलो ए के आंसर देख लेते हैं। वर्क डन हमें पता है, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्टेंस। अगर कोई एंगल नहीं है यहाँ पे तो इसी डायरेक्शन में फोर्स, इसी में जा रहा है आपका डिस्प्लेसमेंट भी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफ इनटू एस कर लेते हैं। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना लग रहा है? दैट इज फोर्स कितना लगा रहे हो आप? 5 मीटर डिस्टेंस से फोर्स आपने 100 मीटर लगाया है, तो 100 इंटू 5 दैट गिव्स 500 जूल। वर्क डन हो गया, वर्क डन हो गया। सेकंड बी का आंसर देख लेते हैं क्या है। व्हाट इज द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। आप यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी है बिल्कुल हाइट पर लेकर जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा। एंड पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh। मास कितना है इसका? देखो मास भी दे रखा है क्या? हाँ, वेट दे रखा है 100। mg आपको दे रखा है 100, वेट ही तो है ना 100। हाइट कितना है देख लो, 3 मीटर। 3 मीटर ये हाइट 3 मीटर है, तो कितना हो जाएगा? 300 जूल। चलिए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, सी वाला। अकाउंट फॉर द डिफरेंस इन द वर्क डन। वर्क डन में डिफरेंस कितना है भाई? इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो ना। डिफरेंस कितना आ जाएगा? 500 माइनस 300 जूल दैट इज 200 जूल। क्लियर है? क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 200 जूल यहां तक समझ में आ गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था वर्क डन का। आगे बढ़े। आई होप आपको समझ में आ रहा है। पॉज करके अच्छे समझ लीजिए, प्रॉब्लम है कमेंट करेंगे आप, या फिर आप टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर लेंगे। और द फिगर बिलो शोज अ सिंपल पेंडुलम ऑफ मास 200 ग्राम। देखो मास इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, 200 ग्राम मास है, ठीक है। इज डिस्प्लेस्ड ओके फ्रॉम द मीन पोजीशन एक्स। अब ये याद रखना जो बता रहा हूं मैं यहाँ पे, जब अपने मीन पोजीशन पे रहता है पेंडुलम ना, वहां पर बच्चा क्या होगा इसका? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। जैसे जैसे आप इसे थोड़ा दूर लेके जाओगे एक्सट्रीम पोजीशन पे, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी इसकी आ जाएगी, विच इज मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? चलिए, तो यहां पर हमसे पूछा गया है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पेंडुलम ऑफ द पोजीशन वाई। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? इसका फॉर्मूला वही है वहां पर। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे पोटेंशियल एनर्जी? बिल्कुल सही, आपको जो mgh करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी एट y क्या हो जाएगा? मास mgh, और मास कितना है? 200 ग्राम। और आपको पता है 200 डिवाइड बाई 1000। अरे भाई मास कितना दे रखा है? 200 ग्राम। यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू किलोग्राम, सो 200 डिवाइड बाई 1000 दिस गिव्स 0.2 kg, है ना। तो आप डायरेक्टली यहां पे 0.2 kg लिख लो इनटू 10। हाइट कितना है? हाइट है 5 भाई, ये तो कितना हो गया? 2 5 10 जूल। 10 जूल
ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया। व्हाट इज द टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट Z? इस पॉइंट पर मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा भाई? टोटल मैकेनिकल एनर्जी, तो यहां पर आपका पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी 0 होता है, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना हो जाएगा इस पॉइंट पर? 10 ही होगा ना, पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ रहेगी। अब ये मैकेनिकल एनर्जी आप यहां पे लेके जाओ, यहां पे रखो, यहां पे रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एज पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सेम रहेगा। तो बी पॉइंट पर भी मैकेनिकल एनर्जी कितनी आ जाएगी? 10 जूल, कोई प्रॉब्लम नहीं। टोटल मैकेनिकल एनर्जी, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बॉब एट पोजीशन ए व्हेन द रिलीज फ्रॉम Z? Z से आपने रिलीज किया, यहां पर आ गया, और यहां पर आपको पता है काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ mv² के बराबर। एंड ये वैल्यू यहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो काइनेटिक ही मैक्सिमम है, तो यहां पर जो पोटेंशियल था वो काइनेटिक में कन्वर्ट कर गया, तो काइनेटिक कितनी हो जाएगी? काइनेटिक हमारे 10 के बराबर हो जाएगी। तो यहां पर काइनेटिक एक्चुअली 10 के बराबर हो जाएगी ना। चलो यहां से जरा देखना, जरा देखो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा देना है 1/2 mv² बराबर 10 जूल, एंड यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट दिस v हियर। v² से आप v फाइंड आउट कर लो, m आपको पता है, v² से v फाइंड आउट कर लो। आई होप इट इज क्लियर, हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायग्राम बिलो शोज अ लीवर इन यूज, टू विच क्लास ऑफ द लीवर डज इट बिलोंग? देखिए आपको समझना है ना लीवर, आपको समझाता हूं। देखो अगर फलक्रम बीच में है, तो फर्स्ट क्लास लीवर बहुत अच्छे से पहचान जाओगी। अगर यहां पर फलक्रम बीच में ही है, दिख रहा है, तो कौन सा लीवर हो गया ये? फर्स्ट क्लास लीवर, फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया। चलो बी का आंसर देखते हैं। स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, कौन सा लगाओगे? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट वाला, तो क्लियर आप बता दोगे। आपको क्या निकालना है? कैलकुलेट मैकेनिकल एडवांटेज। आपको पता है मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या होता है? बिल्कुल सर पता है, क्या होता है जल्दी बता दो। AB 2 मीटर एंड FA 20 सेंटीमीटर। AB यानी कि यहां से यहां तक कितना दे रखा है? 22 मीटर, ओके 20 एग्जैक्टली 2 मीटर दे रखा है, और ये डिस्टेंस दे रखा है हमें FA दैट इज 20 सेंटीमीटर। तो बताओ ये क्या हो जाएगा? 20 माइनस ये 2 मीटर मतलब 200 सेंटीमीटर, टोटल 200 सेंटीमीटर, और ये कितना है? ये हमारा 20 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो गया यहां से यहां तक? अरे 180 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर। और मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला होता है एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म, एफर्ट आर्म डिवाइडेड बाय लोड आर्म, बिकॉज लोड और एफर्ट दे रखा है क्या? नहीं दे रखा है, तो हम क्या करेंगे? एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म। एफर्ट आर्म कितना है देख लो, एफर्ट से फलक्रम की दूरी, एफर्ट आर्म तो कितना लगाओगे आप? 180 डिवाइडेड बाय लोड आर्म कितना है आपका? 20, 2 9 18। ओके, सो मैकेनिकल एडवांटेज यहां पर आ गया हमारे पास 9। क्लियर है? कैलकुलेट द एफर्ट नीडेड टू लिफ्ट द लोड। अब देखो मैकेनिकल एडवांटेज का एक और फॉर्मूला होता है, लोड डिवाइड बाय एफर्ट, लोड डिवाइड बाय एफर्ट। आप जरा देख लो, लोड हमें गिवन है क्या? लोड हमें गिवन है, मैकेनिकल एडवांटेज हमें पता है, एफर्ट निकल जाएगा। क्लियर है ना? समझ में आ रही है चीजें? आई होप इट इज क्लियर, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे। हाँ, इंडिकेट द पोजीशन ऑफ द लोड L। डायग्राम देखना है आपको, पोजीशन बताना है, लोड कहां है, एफर्ट कहां है। तो इस तरह के डायग्राम में आप क्या करोगे बता देता हूं। देख लो, जहां पर आपने लोड को उठा रखा है ये आपका लोड है, एफर्ट यहां पर आएगा आपके इस पोजीशन पर, ऊपर की तरफ आपको एफर्ट लगेगा, इस पॉइंट पर आपका फलक्रम होगा। तो क्या बताओगे? लोड, एफर्ट और यहां पे आपका फलक्रम। क्लियर है? कौन सा आपको लग रहा है ये? एफर्ट बीच में है, क्या लगता है कौन सा लीवर होना चाहिए? कमेंट करके बताना लीवर कौन सा है, कौन सा है, कमेंट करके आप आंसर बताएंगे। मैं देखता हूं आपने लीवर पढ़ा है नहीं। ठीक है, बहुत सिंपल सा आंसर है इसका, लीवर कौन सा है? यहां पर एफर्ट बीच में है, लोड एंड फलक्रम दोनों एक्सट्रीम पोजीशन पर है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ओके, सो इन द डायग्राम मार्क द पोजीशन ऑफ द फलक्रम F एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लोड L। बहुत बढ़िया। यहां पे लोड कहां है बता दो जल्दी, लोड कहां है? अरे बताओ लोड कहां है? जहां पर ऑब्जेक्ट है वहां पर आपका लोड है। यहां से ये घूम रहा है ना, ये फलक्रम है, यहां पर आप पकड़ के इसको दबाते हो, अपना एफर्ट लगाते हो, ये आपका एफर्ट है। ठीक है, हो गया। नेम द क्लास ऑफ लीवर। यहां पर फलक्रम कोने पर आ गया, तो क्या होगा? फर्स्ट क्लास लीवर तो नहीं है, क्लियर है। सेकंड और थर्ड में है, कमेंट करके बताओगे कौन सा लीवर है। कमेंट करके आप मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है, लीवर कौन सा है।
एटलीस्ट टाइप्स ऑफ लीवर तो आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, डिपेंड करता है फलक्रम कहाँ है, वहीं पर आपको लीवर भी चेंज हो जाता है हमारा। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक फिगर दे रखा है एंड यू नीड टू फाइंड आउट कि कौन से क्लास का लीवर है। चलो यहां पर एक सेकंड, चलिए देखते हैं कौन से क्लास का लीवर है। यहां पर देखेंगे अगर लोड बीच में है, देखो फलक्रम अगर कोने में है तो सेकंड या थर्ड हो सकता है, क्लियर है। फर्क कितना है, अगर लोड बीच में है तो ये आपका सेकंड क्लास लीवर है, सेकंड क्लास लीवर है। अगर एफर्ट बीच में रहेगा तो थर्ड क्लास लीवर। समझ में आ गई बातें। एफ 80 सेंटीमीटर, एफ ए यानी कि यहां से यहां तक की दूरी आपको 80 सेंटीमीटर दे रखी है, ए बी यहां से यहां तक 20 सेंटीमीटर दे रखा है। फाइंड इट्स मैकेनिकल एडवांटेज, मैंने अभी फॉर्मूला बता रखा है मैकेनिकल एडवांटेज का, एफर्ट आर्म डिवाइड बाय लोड आर्म। चलो आर्म का मतलब होता है फलक्रम से दूरी इसकी, बेसिकली फलक्रम से। अच्छा एफर्ट आर्म क्या होगा, फलक्रम यहां है तो आपको एफर्ट आर्म यहां से लेना पड़ेगा, यहां से यहां तक, और लोड आर्म क्या होगा, यहां से यहां तक, लोड से फलक्रम की दूरी, दैट इज लोड आर्म। क्लियर है। वैल्यू ऑफ ई यानी कि एफर्ट निकालना है, फिर वैसे ही मैकेनिकल एडवांटेज पता चल जाएगा। आप सेकंड फार्मूला मैकेनिकल एडवांटेज का लगाओगे, दैट इज लोड बाय एफर्ट। लोड आपको दे रखा है, एफर्ट भी आ जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज तो यहां से कैलकुलेट कर लोगे। एफर्ट आर्म के लिए एफर्ट से दूरी लोगे और लोड आर्म के लिए लोड से आप दूरी लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। सारे क्वेश्चंस मैं बस ब्रीफ करा रहा हूं, आपको समझ में आना चाहिए किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, और ये चांसेस है कि आएंगे इस तरह के क्वेश्चन, तो आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। यहां पर सेकंड टाइप ऑफ पुली जो है हमारे पास, वन फिक्स्ड वन मूविंग पुली, इससे क्वेश्चन दे रखा है स्टेट द काइंड ऑफ पुली P1 P2। देखो ये तो मूव कर रहा है, ये फिक्स्ड है, तो ये हमारा फिक्स्ड पुली है, ये मूवेबल पुली है। बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया। स्टेट द फंक्शन ऑफ द पुली P2, इसका डायरेक्शन चेंज करने का काम है। जो फिक्स्ड है ना वो डायरेक्शन को चेंज करेगा, आपके जो डायरेक्शन है बेसिकली फोर्स का, उनको चेंज करने के लिए काम आता है। फोर्स डायरेक्शन चेंज किससे होगा, P2 पुली से। इफ द फ्री एंड ऑफ द सी स्ट्रिंग मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस x, अच्छा ये फ्री एंड वाला अगर x डिस्टेंस मूव किया ना तो ये पता है कितना करेगा, x/2 करेगा। सो व्हाट डिस्टेंस द लोड W रेज्ड, W कितना रेज होगा, अगर इसने x टाना तो दोनों तरफ जाएगा, तो आपको W पर क्या हो जाएगा, x/2 रेज करेगा। क्लियर है, समझ में आ रही बातें। अगर वो आप 10 मीटर करोगे तो वो 5 मीटर ऊपर जाएगा, x/2। स्टडी डायग्राम, डायग्राम पहचान के आपको आंसर देना है। यहां पर देख लो ये O और O' क्या है, O और O' क्या है वो तो आप बता दोगे। ये लेंस कौन सा है, पैरेलल रेज कन्वर्जिंग एट फोकस, तो ये फोकस पॉइंट है, बिकॉज पैरेलल रेज फोकस पे जाके कन्वर्ज करते हैं, मिलते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, ये हमारा प्राइमरी फोकस था, ये सेकेंडरी फोकस है, यानी कि दोनों F1 F2 हैं, दोनों फोकस ही हैं। ये हमारा F1, इसे F2 कर दो आप। क्लियर है ना। तो ये लेंस कौन सा है, कन्वर्ज करने वाला, तो आप लिख दोगे दिस इज कन्वर्जिंग लेंस। और कन्वर्जिंग लेंस कौन से होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। तो आंसर क्लियर है, ये कन्वेक्स लेंस है। कंप्लीट द डायग्राम टू फॉर्म द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट AB। बहुत बढ़िया, एक रेज आप ऐसे ले जाओ, इन दोनों को पीछे ले जाओ, क्योंकि वो मिलेंगे ही नहीं, तो आपको पीछे कहीं जाके वो इमेज इन लार्ज इमेज सा फॉर्म होगा, दैट इज वर्चुअल एंड इन लार्ज इमेज आपको फॉर्म होने वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गई बातें, बहुत बढ़िया। स्टडी द डायग्राम, सेम क्वेश्चन है यहां पर, यहां पर आपको डाइवर्ज करते हुए नजर आ रहा है। पैरेलल रेस था तो कहां जाएगा, वो जाएगा सीधा आपके ये फोकस पे, तो ये भी फोकस है, ये भी फोकस है, बहुत बढ़िया, दोनों फोकस पॉइंट है। लेंस कौन सा होगा, अब ये डाइवर्जिंग होगा, यानी कि कॉनकेव लेंस होगा, कॉनकेव लेंस होगा। कंप्लीट द डायग्राम, डायग्राम आप फॉर्म कर दो, एक आप यहां से पास करा दो, यहां पर स्मॉल इमेज बनेगा, वो भी वर्चुअल। ठीक है, इमेज कैसे होगी, छोटी होगी, वर्चुअल और इरेक्ट हो जाएगा, है ना। क्लियर, बन गया, समझ में आ गया। ओके, ये क्वेश्चन देख लो, एंगल्स पर आपको रिफ्रैक्शन दिखाना है। यहां पर TIR का केस है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। कैसे होगा, 42, याद क्या रखना है कि एक प्रिज्म के लिए जो क्रिटिकल एंगल होता है वो 42 डिग्री एज्यूम करके चलते हैं। अगर 42 से ज्यादा है तो TIR होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 42 से कम है तो TIR नहीं होगा। अगर लाइट आ रही है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हमने परपेंडिकुलर डाला है, ठीक है, इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर, इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, देखो तो ये 45 है, तो ये 90 है, तो दिस विल बी 45 डिग्री, दिस विल बी 45 डिग्री, तो ये एंगल कितना बचा, ये भी तो 45 डिग्री हुआ, अरे ये भी तो 45 डिग्री हो गया। ऐसे बना के दिखाता हूं, देखो
ये भी आपका 45 डिग्री हो गया, बिकॉज ये भी आपका 45 डिग्री है ना, और टोटल 90 डिग्री होता है। क्लियर है ना? चलो, ये 45 डिग्री 42 से ज्यादा था, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 42 डिग्री पे नीचे आ जाएगा। यहां पर बिल्कुल नॉर्मली आ रहा है तो बाहर आ जाएगा। स्टेट द एंगल ऑफ इंसिडेंस 42 डिग्री 45 डिग्री। नेम द फिनोमेना TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर है? रिफ्रैक्शन नहीं होगा वहां पे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कैसे करना है समझ में आ गया? थोड़ी ज्योमेट्री है, मैथमेटिक्स है। ये क्वेश्चन देख लो, द डायग्राम बिलो शोज 3 ways in which the string of the length L in an instrument can vibrate। अब देख लो, ये इस तरह का वाइब्रेशन आपको दिखाए, क्वेश्चंस आते हैं और आ सकते हैं, याद रखना। यहां पर वाइब्रेशन दिखाया गया है, फर्स्ट नोट को कहते हैं प्रिंसिपल नोट या प्राइमरी नोट। एक बार आपको ये दिख रहा है ना, इसे कहते हैं प्राइमरी या प्रिंसिपल नोट। तो प्रिंसिपल नोट कौन सा है? फर्स्ट है। क्लियर आंसर। विच वाइब्रेशन हैज द फ्रीक्वेंसी 4 टाइम्स? 4 बार किसकी फ्रीक्वेंसी है? देख लो तो ऑप्शन नंबर थर्ड आंसर हो गया। विच वाइब्रेशन इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ? वेवलेंथ देखने के लिए क्या देखना पड़ेगा आपको? सबसे ज्यादा डिस्टेंस किसकी है? ये सबसे ऊंचाई पर कौन है? ये तो कम है, देख लो ये कम है, ये इसकी डिस्टेंस बहुत ज्यादा है ना, मीन पोजीशन से। तो हम कह सकते हैं किसके अंदर वेवलेंथ ज्यादा है? फर्स्ट। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी याद रखना, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है f, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 2f, इसकी 4f। तो f और 2f का रेशियो निकालो जरा, फर्स्ट एंड सेकंड का, तो क्या हो जाएगा? f by 2f, दैट इज 1:2 रेशियो। 1:2 रेशियो। वेवलेंथ भी याद रखना, इसकी वेवलेंथ कितनी होती है? हम कैसे लेके चलते हैं वेवलेंथ के लिए? ओके, L 2L/2 2L/3 है ना, इस तरह से आगे बढ़िए। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, समझने वाले, रेजोनेंस से क्वेश्चन से। ये देखो क्या होगा अगर इस तरह का सवाल हो, तो समझना क्या है आपको, ये खाली एयर पैसेज देखना है कितना है। टोटल लेंथ ना यहां से यहां तक का दे रखा है, दैट इज 20 सेंटीमीटर। तो जरा बता दो इसमें पानी कितना भर रखा है? हमने पहले रखा है इसमें 18 सेंटीमीटर तक पानी भर रखा है। 18 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक पानी कितना है? 16 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक पानी कितना है? 14 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक 12 सेंटीमीटर। जब इस तरह का सवाल रहे तो रेजोनेंस कहां पे होगा, एम्पलीट्यूड कहां बढ़ेगा? एक हाइट h पर, दूसरा हाइट डेप्थ पर, जितना एयर पैसेज की हाइट बता रहा हूं एयर पैसेज की, दूसरा 3h पर, तीसरा 5h पर। अगर एक पर्टिकुलर पोजीशन आपको देखने को मिलेगा तो ये समझना कि ये एयर पैसेज कितना है वो पता हो जाना चाहिए। एयर पैसेज कितना होगा? 20 - 18, 20 - 18, ये माइनस करोगे ये पता कितना चल जाएगा? जल्दी बताओ। 2 सेंटीमीटर। ये एयर पैसेज कितना है? 20 - 16 4 सेंटीमीटर। 20 - 14 6 सेंटीमीटर। 20 - 12 8 सेंटीमीटर। डिस्क्राइब द ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या देखोगे कि अगर इस L पर, इस वाले एयर पैसेज पर, यानी कि 2 सेंटीमीटर पर, अगर 2 सेंटीमीटर पर आपको रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस हुआ साउंड का, तो फिर कब होगा? 2 3 जा 6 सेंटीमीटर पे होगा। कहां पे होगा? 6 सेंटीमीटर पे होगा। फिर कब होगा? 2 5 जा 10, 10 तो है ही नहीं कहीं। तो B और C में आपको रेजोनेंस देखने को मिलेगा, रेजोनेंट वाइब्रेशन देखने को मिलेगा, रेजोनेंट वाइब्रेशन। डिस्क्राइब द ऑब्जर्वेशन विद द टेस्ट ट्यूब A B C D। इन D and B there would be a resonant vibration। give the reason for your observation because it has basically आप माइनस का दिखाओगे, it has air passage of 2 centimeter and 6 centimeter which corresponds to L and 3L at H or 3H। state the principle is listed by the resonance principle है इसका, है ना? समझ में आ रही बात? तो एयर पैसेज इतना कितना है वो आपको पता होना चाहिए। अगर एक पर्टिकुलर एयर पैसेज 2 है तो नेक्स्ट कब होने वाला है? वो 2 3 जा 6 पे होने वाला है वो रेजोनेंस। बाकी पर आपको देखने को नहीं मिलेगा कोई भी रेजोनेंट वाइब्रेशन। चलिए, समझ में आ गई बातें। इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या याद रखना है कि आपकी हाइट देखनी है, जिसकी हाइट सेम होगी वहां पर रेजोनेंट वाइब्रेशन देखने को मिलेगा। एम्पलीट्यूड ज्यादा होगी तो A और D में क्या होगा? रेजोनेंट वाइब्रेशन, रेजोनेंट वाइब्रेशन होगा। यहां पर क्या होगा? फोर्स्ड वाइब्रेशन होगा सिर्फ। B और C में फोर्स्ड वाइब्रेशन, इसमें भी फोर्स्ड होने वाला है, इसमें भी फोर्स्ड होने वाला है, और इसके अंदर रेजोनेंट देखने को मिलेगा। मेरी बात समझ में आ रही बात? सो व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन अबाउट द वाइब्रेशन ऑफ द पेंडुलम D? बिल्कुल सही, A और D में रेजोनेंट होगा, रेजोनेंट और एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा होगी उसकी। गिव रीजन। सेम हाइट पर है, वहां पर रेजोनेंस होता है इसलिए उसकी एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा होगी।
व्हाट टाइप ऑफ द वाइब्रेशन टेक्स प्लेस इन पेंडुलम बी एंड सी? फोर्स्ड वाइब्रेशन होगा वहां पर। गिव रीजन, रीजन आपको सेम बताना है वहां पर कि हाइट अलग अलग है दोनों की, वहां पर रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पर हाइट अलग है। देखो ये पास करेगा ये पास करेगा, इसकी फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगी, और फ्रीक्वेंसी जब सेम होगी तो यहां पर रेजोनेंस आपको देखने को मिलेगा। इसकी फ्रीक्वेंसी दोनों की अलग अलग होगी, फोर्स वाइब्रेशन देखने को मिलेगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी वही चीज आपको देखनी है कि फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास एयर पैसेज का होगा ना, वो फ्रीक्वेंसी हम जब ट्यूनिंग फॉर्क को बेसिकली वहां पर साउंड प्रोड्यूस करेंगे ट्यूनिंग फॉर्क से, उससे मैच करेगा। कहां पर? एल पर, एक फिर 3L पर, एच भी आप कह सकते हो, 3L पर। तो एल पर अगर उसके से मैच कर गई एयर पैसेज की फ्रीक्वेंसी उससे, तो साउंड प्रोड्यूस होगा एम्पलीट्यूड के साथ में, रेजोनेंस होगा, और फिर 3L पर होगा। सेम क्वेश्चन यहां भी हाइट के साथ आपको देना है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस क्वेश्चन को समझो। स्केच 1 से 4 तक दे रखा है, व्हिच यू नीड टू फाइंड आउट कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन है। जब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पियानो वगैरह बजाते हैं ना, तो आपको बिल्कुल स्मूथ इस तरह से नहीं जाएगा, वो थोड़े से आपको इस तरह का देख, क्यों होता है, क्या होता है, सब बात की बात करेंगे। तो ये आपको दिख रहा है, ये चेंजेस आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में देखने को मिलेगा। तो ये हमारे पास 4 आंसर है। ठीक है, देखो जो हमारे पास म्यूजिक की जगह नॉइज होगा ना, उसमें बहुत ज्यादा आपको डिप्रेशंस वगैरह देखने को मिलेंगे, बट म्यूजिकल नोट में सिर्फ ऊपर नीचे आपको थोड़ा सा डिप्रेशन देखने को मिलता है। सॉफ्ट और फीबल नोट, सॉफ्ट का मतलब बहुत कम आवाज मतलब कि वहां पर एम्पलीट्यूड कम है, और एम्पलीट्यूड किसकी कम नजर आ रही है? इसकी नजर कम आ रही है। क्लियर है? एम्पलीट्यूड किसकी नजर कम आ रही है? इसकी। तो फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। एम्पलीट्यूड क्या होता है? अपने मीन पोजीशन से इसकी एम्पलीट्यूड ज्यादा है, इसकी एम्पलीट्यूड कम है। मीन पोजीशन से इसकी हाइट कितनी है, डिस्टेंस कितना है, इसे एम्पलीट्यूड कहते हैं। एम्पलीट्यूड का मतलब कि वॉल्यूम सिंपल। तो सॉफ्ट इसकी एम्पलीट्यूड कम है। क्लियर? अब बास और लो फ्रीक्वेंसी मतलब पिच भी कम, पिच कम मतलब के फ्रीक्वेंसी कम। देखो इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है और इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, तो यहां पर फ्रीक्वेंसी कम किसकी जा रही है? इसकी। आंसर क्या आ गया? सेकंड। तो बास और लो फ्रीक्वेंसी हमारे पास फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ ऑसिलेशन है ना, म्यूजिकल और फिबल, इसकी एम्पलीट्यूड कम। क्लियर है? समझ में आ गई बातें? आगे बढ़े। इस तरह के क्वेश्चंस मैं आपको समझा देता हूं। फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स शोन इन फिगर 8.3, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को सॉल्व करने का तरीका है कि आप आखिर से, यहां से चलो, लास्ट से शुरू करो, है ना, इधर से नहीं, ये तो शुरुआत है ना, लास्ट से शुरू करो, एंड पे आओ। एंड पर आकर देखो क्या होता है। ये यहां पे करंट कहीं भी नहीं बदल रहा है, ये तीनों के तीनों रेजिस्टेंस आ जाएंगे सीरीज में, यानी कि 3 में आ जाएगा। तो आपको क्या आ जाएगा? रेजिस्टेंस हमारा एक 3 + 3 दैट इज 9 ओम। क्लियर है? चलो यहां पे क्या आ गया? यहां पे आ गया 9 ओम। 9 ओम क्या आ गया? हमारा सीरीज कनेक्शन से हमने 9 ओम निकाल लिया। बहुत बढ़िया। अब हमारे पास सर्किट डायग्राम कैसा बनेगा? सर्किट डायग्राम बनेगा कुछ इस तरह का, देख लो, कुछ इस तरह का सर्किट डायग्राम बनने वाला है। ये बनेगा ना, तो कोई ये वाला तो रहेगा ही पहले से, हमने इसे सॉल्व करके हम बेसिकली लेकर आए हैं। तो यहां पर 3 ओम ऑलरेडी है, ये हमारे पास 9 ओम आ गया। देखो सर्किट डायग्राम जितना भी है उसे तोड़ कर बनाओगे ना पेंसिल से, तो नंबर्स भी अच्छे मिलेंगे, प्रेजेंटेशन भी अच्छा आता है। उसके बाद जो आपके पास रेजिस्टेंस है वो तो एज इट इज रहेगा ही। अब देखना, मेरी बात समझना, ये दोनों आपको पैरेलल में आ रहे हैं ना, पैरेलल में आ रहे हैं, इनको पैरेलल कनेक्शन पे सॉल्व कर दो। और पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/r + 1/r। ये कौन से r हैं? ये r5 हैं। लेट्स से इनको r' कह दो, 1/r डबल डैश। अब इससे आप निकालोगे तो यहां पर आ जाएगा कोई रेजिस्टेंस, ये भी खत्म हो जाएंगे, लास्ट आपका रेजिस्टेंस यही बचेगा। और ये तीन फिर से सीरीज में आ जाएंगे, तीनों को ऐड कर देना, फिर से सीरीज में आ जाएंगे, तीनों को ऐड कर देना। ठीक है, सिंपल है। प्रैक्टिस करो आप, समझ में आ जाएगा। यहां पर देख लो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, बहुत सिंपल है, समझ लेते हैं कैसे निकलेगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो यहां से देखो, तो करंट अगर जाएगा तो यहां तो करंट चेंज किया, यहां करंट चेंज किया, क्या यहां से करंट कहीं और चेंज हो रहा है? नहीं, करंट यही करंट इसमें भी जा रहा है, जो यहां पे करंट जा रहा है वही करंट आई इसमें भी जा रहा है। अगर इसे आप समझोगे, मेरी बात समझो, इसे समझोगे तो एक सिंगल वायर ही तो है। तो यहां पर आप क्या करो, ये पार्ट पूरा सीरीज में ऐड कर दो, इस पार्ट को सीरीज में ऐड कर दो, तो आपके पास जो रेजिस्टेंस बचेगा ना, देख लो बच्चा, ऐसा बचेगा 2 + 3 6, 6 + 4 10। तो क्या हो गया? 6 ओम, सॉरी, हाँ 2 3 5 ओम, सॉरी इट्स 5 ओम, 2 + 3 5 ओम, 6 + 4 10 ओम, एंड इट इज 30 ओम। डोंट यू थिंक यहां पर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है? अब इसे पैरेलल की तरह सॉल्व कर दो। पैरेलल की तरह क्या सॉल्व करोगे? 1/r इफेक्टिव बराबर 1/5 + 1/10 + 1/30। सॉल्व एंड गेट द आंसर। क्लियर है? सिंपल है। तो ऐसे ही आपको देखना है करंट कहां चेंज हो रहा है, कहां पर सर्किट में
चेंज करंट बढ़ रहा है वहीं पर पैरेलल हो जाएगा, बाकी तो सब सीरीज होंगे। इस क्वेश्चन पे ध्यान देना। मैं कुछ चीजें आपको पहले बता देता हूं। देखो तो ईएमएफ होता है ना, ये टोटल वोल्टेज है। ईएमएफ क्या होता है? टोटल वोल्टेज। एक होता है वोल्टेज ड्रॉप जो इंटरनल ड्राई का सेल का जो रेजिस्टेंस होता है उसकी वजह से होता है। तो हम कहते हैं जो वोल्टेज ड्रॉप है प्लस जो टर्मिनल वोल्टेज है, जो बाहर में वोल्टेज जा रहा है, टर्मिनल वोल्टेज निकल के यहां पर कुछ वोल्टेज कंज्यूम हो गया, बाद में यहां पर कोई टर्मिनल वोल्टेज गया, इस तरह से देखो टर्मिनल वोल्टेज गया, ये टर्मिनल वोल्टेज पूरे में जाएगा, यहां पर जो यूज हुआ वो वोल्टेज ड्रॉप था, इन दोनों को मिला दोगे आपके पास टोटल ईएमएफ आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई ना? चलो बहुत बढ़िया। अगर वोल्टेज ड्रॉप निकालना होता तो क्या करते हैं? वोल्टेज ड्रॉप इनटू, बता दो क्या करते हैं? रेजिस्टेंस। कौन सा रेजिस्टेंस? इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस यार सॉरी, करंट से कर लो, करंट। तो ये हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस आता है, इंटरनल रेजिस्टेंस आता है, ये फॉर्मूला याद रखना। क्लियर है? चलो इतनी बातें समझ में अगर आ गई हैं तो क्वेश्चंस करते हैं। अब यहां से पूछा है द पोटेंशियल अक्रॉस 4 वेव रेजिस्टर्स, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा जो टर्मिनल वोल्टेज है, जो टर्मिनल वोल्टेज है। अब उसको निकालने के लिए आप सिंपली करंट देखो, टोटल करंट कितना है, यही करंट यहां भी है, यही करंट यहां भी है, तो यहां पर भी 0.25 एम्पियर करंट जा रहा है। करंट है, आर है, वी निकल जाएगा क्या? वी निकल जाएगा क्या? आई आर, वी इक्वल टू आई आर। अरे समझ में आ रही बातें? चलिए आई इंटू आर कितना है हमारे पास? 0. चलो ना आर मैं देख लेता हूं। आर हमारे पास 4 है, इट इज 0.25, दैट इज 1 वोल्ट। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो बी की बात कर लेते हैं। यहां पर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस पर यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस वहां पर क्या होगा? अरे मेरी बात समझो, करंट तो यही है, करंट तो कहीं चेंज नहीं करने वाला, करंट तो पूरा वही जाएगा। तो आपको वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस यानी पोटेंशियल ड्रॉप निकालना होगा। और पोटेंशियल ड्रॉप कैसे निकालेंगे? इंटर वी इक्वल टू आई आर, करंट हमारा वही रहेगा, दैट इज 0.25, एंड रेजिस्टेंस हम कौन सा लेंगे? ये 3 ओम का रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम, 0.75 वोल्ट। क्लियर है? ये भी क्लियर हो गया आपको। इंटरनल रेजिस्टेंस यहां पे दे रखा है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर और 2R। अब यहां पर बताओ पोटेंशियल डिफरेंस कितना जाएगा? अब सोचो कितना जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। यहां पर ध्यान देना, अगर यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस हमने निकाला है 1 वोल्ट, मेरी बात समझ में आ रही है? तो पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर कितना होने वाला है? ये 1 और 1 दोनों में बटेगा। मेरी बात समझ रहे हो? आ रही है बात आपको? ये टोटल का टोटल 1 वोल्ट ही होगा इसमें, है ना? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस तो 1 वोल्ट होने वाला है। अब ये पूछा है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर्स R एंड 2R, लेकिन यहां पर या इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? इनके अक्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस है? अब मेरी बात समझो, टोटल में से टोटल 2 वोल्ट था, 2 वोल्ट में से आपने क्या माइनस किया? 2 वोल्ट में से क्या माइनस किया है? 2 वोल्ट में से आपने टर्मिनल वोल्टेज यानी कि, मेरी बात समझना, आपने टोटल यहां पर अक्रॉस 2 ओम और आर ओम निकाल रहे हैं, 2 ओम या आर ओम, तो क्या निकलेगा? टोटल वोल्टेज आपका ईएमएफ कितना था? 2 वोल्ट। उसमें से पोटेंशियल ड्रॉप आप माइनस कर दो। पोटेंशियल ड्रॉप कितना गया? पोटेंशियल ड्रॉप कितना गया? अरे 0.75 है ना, 0.75। यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना कितना हो गया? इन दोनों को मिलाकर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना। यहां पर कितना माइनस हो गया पोटेंशियल डिफरेंस? हमने निकाल रखा है 1 वोल्ट, तो टोटल कितना बच रहा है? देखो जरा, मेरी बात समझना, मैं फिर से समझा रहा हूं। यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये V1 और ये V2, हमने V2 निकाल दिया है। मेरी बात समझो, हमने V2 निकाल दिया है, दैट इज 1 निकाल दिया है। यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस जो ड्रॉप वाला है वो हमें आ गया है 0.75, और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इतना है। तो यहां पर कितना बचा? ये 1 भी माइनस कर दो, 0.75 माइनस कर दो, जो बच रहा है ना वो यहीं पर आ रहा है, जो बच रहा है वो यहां पर आ रहा है। समझ में आ रही बातें? जो बच रहा है वो यहां पर आ रहा है। तो देखना जरा क्या हो रहा है, 2 माइनस 1.75, दैट कम्स आउट टू बी 0.25 वोल्ट। 0.25 वोल्ट यहां पर इसके क्रॉस या इसके क्रॉस आने वाला है। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर आप निकाल लोगे, आपके पास टोटल करंट, ईएमएफ सब है, तो टोटल रेजिस्टेंस से आप आर भी निकाल सकते हो। या फिर आपको यहां पर इसके लिए तो वी पता ही है ना, वी पता है ना, और आपको रेजिस्टेंस आई फिर निकालना पड़ेगा आपको। अगर वी पता चल चुका है तो आई निकाल लो, I1 I2,
ठीक है, उससे भी निकाल सकते हो, या फिर आप ऐसा करो पूरा सीरीज सॉल्व करो इसे सर्किट को, उसके बाद टोटल ईएमएफ आपके पास है और यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस को भी ऐड कर दो और आपके पास आई भी है, इससे निकाल लोगे। देखो सिंपल तरीका है, 2-3 तरीका है निकालने का, मैं समझा रहा हूं आपको क्या करना है। अगर सिर्फ आर निकालना है तो एक तो तरीका सिंपल ये है कि आपको वी पता चल चुका है इसके अक्रॉस, चलो इसके क्रॉस वी पता चल चुका है, वी पता चल चुका है आपको कितना आने वाला है 0.25। तो अगर आपको 0.25 वी पता है, आर निकालना है तो करंट तो पता होना चाहिए। करंट कितना जा रहा है, करंट जा रहा है 0.25, तो आप देखना यहाँ पे 0.125 आ जाएगा, यहां भी 0.125 करंट आएगा। अब निकालोगे जब निकालोगे तो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, ये लगभग आपको 2 वोल्ट के बराबर ही आएगा। अरे भाई साहब आपको आई पता है, ये I1 ये I2, वी पता है, आर निकल जाएगा V बाई आई, आप कट कर दो 2 बार में 2 ओम आ गया। समझ में आ रही बात है मैंने कैसे किया? आपको रेजिस्ट दोनों करंट को बांटो ना, करंट तो इतना था टोटल करंट, इसमें करंट बटेगा, कैसे बटेगा? V तो पता चल चुका है हमें, इसका V अभी निकाला है मैंने 0.25, इससे करंट निकाल लो तो I1 कितने आने वाला है 0.125, तो यहां भी तो करंट उतना ही होगा 125। अब करंट दोनों सेम है, आर निकल जाएगा, वोल्टेज भी सेम, क्लियर? तो हमारे पास रेजिस्टेंस भी सेम होगा। आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा। आगे बढ़े, चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ओके, यहां पर सर्किट में क्या दिखाया गया आपको कि आपको आइडेंटिफाई करना है लाइव, न्यूट्रल और अर्थ वाले कौन से वायर कहां जाएंगे। तो ऊपर वाला सबसे जो है ना ये होता है अर्थ, ये अर्थिंग के लिए होता है, ये बच्चा आपको न्यूट्रल, ये वाला आपका लाइव वायर। तो विच पार्ट ऑफ द अप्लायंस इज टर्मिनल 1? टर्मिनल 1 जो अर्थ वाला है वो किस पार्ट से कनेक्टेड होता है? मेटेलिक पार्ट से। किससे होता है? या आपको होता है मेटेलिक पार्ट, मेटेलिक बॉडी से या मेटेलिक पार्ट से, मेटेलिक बॉडी में जाएगा अर्थिंग, वहां से क्योंकि मेटेलिक बॉडी में एक्सेस करंट अगर आ गया तो वो से अर्थिंग करना है ना, तो मेटेलिक बॉडी में अर्थ वायर को सीधा मेटेलिक बॉडी से कनेक्ट करते हैं। तो विच वायर ज्वाइंड टू 2 और 3 इज द फ्यूज कनेक्टेड? फ्यूज हम कनेक्ट करते हैं लाइव वायर में। फ्यूज कहां कनेक्ट करते हैं? लाइव में। तो आप आंसर दे देंगे लाइव में ही पोटेंशियल डिफरेंस आपको होता है। क्लियर है? तो लाइव में कनेक्ट करते हैं। क्लियर है क्या? सब कुछ क्लियर है? बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। The diagram in the figure 10.13 shows a current carrying loop passing through the sheet of stiff cardboard at such point. आपको 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाने हैं अलग अलग पॉइंट पे, P, Q और सेंटर पे। तो एक काम करते हैं, P पर कैसा बनेगा? अगर करंट इस तरफ से जा रहा है, सेकंड, हाँ चलो, ओके, हाँ अब देखना, अगर मेरे पास करंट का डायरेक्शन ये है तो जिस तरफ से करंट जाता है नॉर्मली, तो वहां पर आप राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो ये कैसा जा रहा होगा? राइट हैंड थंब रूल लगाना, ये जाएगा कुछ इस तरह से, ये कुछ इस तरह से जाएगा, है ना? तो आप ऐसे बना देना और डायरेक्शन ये दे देना। ये डायरेक्शन इधर से निकल रहा है करंट, तो करंट का निकलने का डायरेक्शन ये है, तो ये हमारा क्लॉकवाइज जाएगा। यहां पे तो एंटी क्लॉकवाइज था, इस केस में ये इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। सेंटर पर क्या होगा? सेंटर पर एक स्ट्रेट लाइन, बिकॉज यूनिफॉर्म होता है, सेंटर पर आने के बाद बिल्कुल पैरेलल हो जाते हैं हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये आपको लूप में याद रखना है। स्टेट 2 फैक्टर्स ऑन व्हिच द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स। जितनी दूर जाएंगे आप मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा, आप करंट बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। तो यहां पर आपको सिर्फ लिखना है डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, जितनी दूर जाएंगे आप, और स्ट्रेंथ ऑफ करंट पे डिपेंड कर रहा है, करंट बढ़ाने से बढ़ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। समझ में आ गई बात है? ये आपको कैलोरीमेट्री का क्वेश्चन है, कैलोरीमेट्री के आपके क्वेश्चंस को समझ लेते हैं। यहां पर आपसे बोला है कि रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये भी देखो समझना अच्छे से। एक हमारे पास आइस था बच्चा, वो -10 डिग्री पे था। अब उस आइस को आप जब गर्म करोगे ना तो उसकी टेम्परेचर बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रही है, चूंकि हीट कर रहे हो आप तो टेम्परेचर बढ़ रही है। अब जैसे ही वो 0 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा, आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? मेल्टिंग शुरू होता है, इसका मेल्टिंग ऑफ आइस होना शुरू हो जाता है। तो आप हीट कर रहे हो 0 डिग्री पे, यहां पर मेल्टिंग हो रहा है। क्या हो रहा है? मेल्टिंग हो रहा है। और जब मेल्टिंग होता है, कन्वर्जन होता है, तो वहां पे लैटेंट हीट यूज हो रहा है। लैटेंट हीट, जो हीट यूज हो रहा है वहां पे लैटेंट हीट कहते हैं उसे। तो यहां पर लैटेंट हीट है, हीट यूज हो रहा है किसे? कन्वर्जन करने के लिए स्टेट का। तो यहां पर तो कन्वर्जन हो रहा है, यानी कि यहां पर क्या हो रहा है? इसे कहते हैं मेल्टिंग। दिस पार्ट इज मेल्टिंग। अब ये फिर से मेल्ट होने के बाद लिक्विड बन चुका है हमारा बर्फ, लिक्विड के बाद वो फिर से गर्म हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। इस पॉइंट पे आने के बाद बॉइलिंग शुरू हो जाएगा और यहां पर वो वेपर में कन्वर्ट होगा। तो ये हमारा बॉइलिंग स्टेट है, ये हमारा बॉइलिंग स्टेट है।
100 डिग्री सेल्सियस पे, देखना 100 डिग्री सेल्सियस पे ये बॉइलिंग हो रहा है। तो अगर आपको बताना हो व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय द एबी, एबी में क्या रिप्रेजेंट हो रहा है? मेल्टिंग। ये क्या है? मेल्टिंग। अब देखना सीडी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सीडी बॉइलिंग। व्हाट ओके, आइस, इससे क्या ग्राफ से आप आइस के बारे में समझ पा रहे हो? अर्लियर आइस वाज okay, so in solid state at minus 10 degrees Celsius, when heat is applied, it starts melting, and at 0 degrees Celsius, it starts to gaining heat and starts melting at 0 degrees Celsius. मेरी बात समझ में आ रही है? 0 डिग्री सेल्सियस पे वहां पर मेल्ट करना शुरू होगा। पहले तो वो गर्म था ना, गर्म होगा, हीट यूज करेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, फिर वो मेल्ट करना शुरू करेगा 0 डिग्री सेल्सियस पे। ये आपको बताना है। क्लियर? समझ में आ रही बात है? ये आपको रेडियो एक्टिविटी का सवाल है। इसमें क्या याद रखना है? अल्फा जो होता है हमारा पॉजिटिव, बीटा जो होता है वो नेगेटिव पार्टिकल्स है ना, और गामा के अंदर कोई भी चार्ज हम एज्यूम नहीं करते। तो अगर किसी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में जाएंगे, अगर इस तरफ पॉजिटिव है तो इस तरफ कौन जाएगा? इस तरफ कौन जाएगा बच्चे बता दो? नेगेटिव वाले, नेगेटिव वाले जाएंगे, बिकॉज ये पॉजिटिव नेगेटिव का। और यहां पे कौन जाएगा? यहां पे कौन जाएगा? जल्दी बताओ, यहां पे कौन जाएगा? अल्फा जाएगा, अल्फा जाएगा, है ना। उसके बाद न्यूट्रल, ये हमारा गामा हो गया, सॉरी अल्फा मैंने, ये अल्फा हो गया, और ये हमारे पास न्यूट्रल हो गया, ठीक है, गामा हो गया। तो अल्फा बीटा गामा आपको ऐसे ही दिखाना है, और कौन से रेज हैं अल्फा, कौन से बीटा। माइनस की तरफ कौन जाएगा? माइनस की तरफ पॉजिटिव वाला अल्फा जाएगा, नेगेटिव प्लस की तरफ कौन जाएगा? नेगेटिव वाला बीटा जाएगा। तो सन बिल्कुल बीचों बीच से निकल के बिना डिफ्लेक्शन के, दैट इज गामा। कंप्लीट करना डायग्राम को, अल्फा बीटा गामा दिखा देना, सिंपल सा सवाल है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये पुली का क्वेश्चन है, मैं आपको यहां पर समझा देता हूं कुछ। जब भी आपको इस तरह के सिस्टम, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम वाले पुलिस आएंगे, उसमें नंबर ऑफ पुलिस बराबर आपको वेलोसिटी रेशियो या मैकेनिकल एडवांटेज लेना है। यहां पर आपको खुद से ट्राई करना है, मैं कुछ चीजें समझा देता हूं। वेलोसिटी रेशियो कितना होगा? नंबर ऑफ पुलिस काउंट कर लो, 4 के बराबर। यहां पर सिंपल सा मार के आना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, मैं बस इतना ही समझा रहा हूं आपको। लोड एंड एफर्ट ऑफ द गिवन पुली सिस्टम, लोड एंड एफर्ट कैसे होगा? देखो मेरी बात समझना, जो वेलोसिटी रेशियो होता है दैट इज एफर्ट बाय लोड। यहां पे समझ में आ रही बात है? या फिर मैकेनिकल एडवांटेज के बराबर होते हैं वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो जो होते हैं ना, वो मैकेनिकल एडवांटेज के बराबर होता है, तो दोनों 4 होंगे। और मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? लोड बाय एफर्ट, और मैकेनिकल एडवांटेज यहां पे 4 है, 4 है। चलो, अगर आपको रिलेशन निकालना हो तो लोड बराबर क्या हो जाएगा, या एफर्ट बराबर क्या होगा? L/4। अगर लोड निकालना हो तो E/4 होगा क्या? नहीं, ये गलत है, गलत है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे? लोड बाय F4 इज इक्वल टू एफर्ट। लोड बाय 4 इज इक्वल टू एफर्ट, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर है? क्लियर है? अगर वेलोसिटी रेशियो भी देखते हो ना, तो एफर्ट बाय लोड होता है वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो क्या होता है? एफर्ट बाय लोड, अल्टीमेटली वही आने वाला है। क्लियर? समझ में आ गई बातें? अब आपको क्या निकालना है? एफर्ट नीडेड टू लिफ्ट द लोड ऑफ 360 न्यूटन इफ एन एफिशिएंसी इज 90%। ओके, बेसिकली आपको एफर्ट निकालना है। आपको अब याद रखना पड़ेगा, लोड दे रखा है, लोड दे रखा है, ठीक है, और एफिशिएंसी 90% हमारी कर दी गई है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला MA/VR इंटू नीटा, है ना। तो एफर्ट बाय लोड, आपको एफिशिएंसी का फॉर्मूला आना चाहिए इसे सॉल्व करने के लिए। मैं यहां पर सॉल्व आपको नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कैसे सॉल्व होगा। अगर आपको इसका आंसर चाहिए, आप मुझे कमेंट करेंगे। अगर आपको समझना है तो आप टेलीग्राम पे जाइए, वहां पर ज्वाइन कीजिए, मुझसे आप पूछिए, मैं वहां पर सारे डिटेल्स आपको चीजें समझा दूंगा कैसे सॉल्व होगा। आप बस प्रैक्टिस कर लेंगे, मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस बता दिया है, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आप प्रैक्टिस खुद से करते रहें। होपफुली एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप टैकल कर पाएंगे उसे। सो टिल दैट्स इट फॉर टुडेस क्लास गाइस। So that's it for today's class, इतने ही। So that's it for today's class। एग्जाम की तैयारी जमकर करें और अच्छे मार्क्स लेकर आए। Till then, goodbye, enjoy your time, best of luck for exam, thank you।